हेलो गाइस, तो मेरा नाम है मनोज। और तो पिछली बार जो वीडियो था वात वात का, तो वात के स्थान गुण कर्म उनका हमने डिस्कशन कर लिया था, और उसके जो बेसिक नोट्स थे कि आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है उसके बारे में चर्चा कर ली थी। तो वात का ही जो हाफ पार्ट तो हमने कर लिया था, और जो अभी हाफ पार्ट है वात के जो भेद और विशिष्ट कर्म, तो वो आज देखने वाले हैं। तो जो अभी जो इसके पीछे वाला जो आधा वीडियो है उसका वो जो लिंक है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और ग्रुप जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगी। बाकी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कशन करते हैं कि वात के कितने भेद होते हैं और उनके विशिष्ट कर्म क्या होते हैं। देखिए, वात एक ही है, वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है, किंतु कौन कौन से स्थान पर रह के कौन कौन से काम करती है। जैसे कहीं अग्नि को प्रज्वलित कर रही है, कहीं नर्व सिस्टम में काम कर रही है, कहीं मल मूत्र की गति करा रही है, उस हिसाब से, और कहीं प्राणों का संचार कर रही है, उस हिसाब से वात के 5 प्रकार है। वात पित्त कफ इन तीनों के 5-5 प्रकार है। तो सबसे पहले वात के प्रकार पढ़ते हैं। तो वात के कौन कौन से प्रकार है? जैसे प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। ये 5 वात के भेद हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वात के भेदों का वर्णन कीजिए, तो आपको सबसे पहले लिखना है वात के 5 भेद हैं। और कौन से हैं? प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये 5 के भेद हैं। ये प्राकृत वात है उसके। उसके बाद वायु है, जैसे नाग है, तो उसका क्या कर्म होता है? तो जो नाग है उसके नाम से आपको याद रखना है डकार निकालना। उसके बाद जो कूर्म वात है, उसके बाद उसका क्या कर्म है? पलकों को खोलना या बंद करना। मतलब स्पेशली क्या है कि जैसे जो पलकों को खोलना या बंद करना, ये किसका कर्म होता है? तो अलग आचार्यों ने इनका अलग नाम दिया है। जैसे जो कूर्म वायु वात है, करकल का मतलब होता है छींक लेना, देवदत्त का मतलब जम्बाई लेना, और धनंजय मतलब सर्व शरीर में व्याप्त रहना। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। बाकी ये अलग से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कई बार क्या एमसीक्यू में इनके नाम आ जाते हैं, तो आपको इसका शॉर्ट्स में पता होना चाहिए। उसके बाद जो वात के 5 भेद हैं, तो उसमें सबसे पहले है प्राणवायु। तो प्राणवायु को देख लेते हैं। प्रा, प्राणवायु क्या? प्राणवायु 5 जितने भी वात के भेद हैं, उसमें सबसे प्रमुख स्थान है इसका। और ये क्या है? प्राणियों का जो आधार है, मतलब उनके प्राण है। मनुष्य का जीवन इसी वायु पर आधारित है। तो आपको इसका ये श्लोक याद करना है कि अगर वात का वर्णन आया 5 या 10 नंबर में, तो आपको ये 10 नंबर में आया, तो आपको ये जितने भी 5 भेद हैं उनके श्लोक आपको लिखने ही है। अगर आप सिर्फ हिंदी लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन उसमें आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने ये श्लोक लिख दिया, तो उसके बाद आप हिंदी लिखते हैं नहीं लिखते हैं उसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने इसमें वैसे भी जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो लिखे हैं, तो आप इसको याद कर लेना। इसका श्लोक क्या है? स्थानम प्राणस्य मूर्धर है, कंठ जीवा से नासिका, स्टीवन शब्द उद्गार श्वास आहार आदि कर्म च। ये चरक चिकित्सा स्थान के 28वें चैप्टर का 6ठा श्लोक है। तो आप इस श्लोक को याद कर लीजिए। ये नोट्स है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा चैप्टर के नेम से, तो आप सर्च कर लेना। और उसकी लिंक आपको चैनल के बायो और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको लगभग बीएमएस का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा सारा। तो प्राणवायु के जो कौन से स्थान, इसमें ये स्थान है प्राणवायु के कौन कौन से? स्थानम प्राणस्य मूर्धर है, मूर्ध यानी सिर, मूर्धर है, उरह है। उरह स्थान मतलब उरह उरह स्थल जो उरह प्रदेश है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं अपने मॉडर्न हिसाब से? थोरेक्स, लंग्स और कंठ, ये 3 पार्ट। उसके बाद कंठ, उसके बाद जीवा और मुख नासिका। तो ये तो हो गया प्राणवायु के जो स्थान है। उसके बाद कर लेते हैं जो प्राणवायु है उसके स्थान तो हो गए। अब इन स्थानों में रह के प्राणवायु क्या कर्म करता है या क्या काम करता है जिसके कारण ये इतनी इंपॉर्टेंस है। तो प्राणवायु के कर्म में आपको क्या लिखना है? सवतु मतलब स्टीवन, और सवथु उद्गार श्वसन और आहार आदि को निगलने की क्रिया, ये रही। तो ये जो पूरा श्लोक है इसमें इसके स्थान और कर्म दोनों है। तो क्या है स्थान? स्थानम प्राण से मूर्धरा, कंठ जीवा से नासिका, और ये इसके कर्म स्टीवन, सवधु, उद्गार, श्वास, आहार आदि कर्म च, ये इसके हैं प्राणवायु के कर्म। तो आपको डायरेक्ट बस इतना लिखना है, क्योंकि पूरे डिस्क्रिप्शन में आप वात के गुण कर्म स्थान लिख देंगे, फिर उसके भेदों का नाम लिख देंगे। उसके बाद प्राणवायु, तो प्राणवायु में आप उसके गुण और कर्म में ये श्लोक लिख देंगे, सफिशियंट है। अगर आप ये और उसके साथ आप ये हिंदी में लिखते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा ये सब। लेकिन अगर आपने श्लोक नहीं लिखा है तो फिर तो आपको ये लिखने ही लिखने हैं। स्टांग हृदय है उसका शत्रु स्थान, उसमें भी ये श्लोक है। इस ये भी इम्पोर्टेंट है, आप करना चाहिए तो। उरय कंठ चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक है, स्टीवन शब्द उद्गारणी श्वास अन्न प्रवेश कर दे। ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है। इसका मतलब क्या है कि प्राणवायु मस्तिष्क में रहता है, मेनली जो सर में रहता है, मस्तिष्क में रहता है। पूरा प्रदेश एवं कंठ प्रदेश में विचरण करता है।
तो जो अष्टांग हृदय है उसका, उसमें इसका जो प्राणवायु का वर्णन वो इस तरह से है कि प्राणवायु मस्तिष्क में रहता है और उरह प्रदेश और कंठ प्रदेश में विचरण करता रहता है, गति करता रहता है। तो अष्टांग हृदय ने इसके जो कर्म है वो कौन कौन से बताए हैं कार्य? बुद्धि धारण करना, हृदय धारण, इंद्रिय धारण, मतलब मेन जो जो नर्वस सिस्टम का, इंटेलिजेंस का, जो नर्वस सिस्टम का काम होता है वो बुद्धि धारण है। सपोर्ट, हेड को सपोर्ट करना, जो उसके जो भी फंक्शन है हेड के, और सपोर्ट सेंसरी और जितने भी कर्म और जो रिफ्लेक्स रिएक्शन होते हैं उनको, प्रतिवर्ती जन्य क्रियाओं करना, जैसे चूकना, छींकना, उद्गार डकार लेना, छींकना, ये सब। अब इनके बारे में ये डिटेल में थोड़ा मैंने वर्णन कर दिया यहाँ पर। जैसे जो भी इसके कर्म है प्राणवायु के वो बताए गए हैं, जैसे आप यहाँ देख लिए होंगे। तो इसका थोड़ा डिटेल में यहाँ वर्णन है कि जैसे जो श्वास आदि क्रियाओं का संपादन है तो उनके बारे में, जैसे बुद्धि धारण करना है तो इसके बारे में आप जैसे पढ़ लेना। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम में लिखना, बाकी मैं आपको इसको बता देता हूँ। जैसे ग्राह्य अग्राह्य, कर्तव्य कर्तव्य आदि में भेद कर निश्चयात्मक बुद्धि को उत्पन्न कर सम्यक ज्ञान कराने वाली प्राणवायु मस्तिष्क में पाई जाती है। मतलब बुद्धि धारण कर लो, जो अपनी चेष्टा है, बुद्धि है, उसको वो किसके कारण होती है? वो प्राणवायु के कारण आती है। जैसे कर्तव्य कर्तव्य मतलब ये काम मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ग्राह्य ग्राह्य, ये मेरा ग्राह्य करने योग्य है, मेरे खाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। इनके बीच में जो निश्चय करना है कि भाई ये करना है और ये नहीं करना, इसका जो निश्चय का जो बोध करवाती है बुद्धि, तो उस वो बुद्धि या ये क्रिया किसके द्वारा होती है? प्राणवायु के द्वारा। उसके बाद जो इंद्रिय ग्रहण करना, जैसे जैसे प्राणवायु मस्तिष्क में रहकर ज्ञान इंद्रिय के शब्द स्पर्श आदि को ग्रहण करती है। मतलब कोई अपने को शब्द सुन रहा है, अपने को सेंसरी फील हो रहा है, टच कर रहा है, ये जितने भी जो जितने अपनी सेंसरी ऑर्गन है इनके कार्यों को कौन कराता है? प्राणवायु। उसके बाद हृदय धारण करना, प्राणवायु मस्तिष्क में रहती है, कंठ एवं उरः प्रदेश में विचरण करती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि प्राणवायु रहती है मस्तिष्क में, लेकिन कंठ और उरः प्रदेश में विचरण करती रहती है। और यहाँ की जो भी अपने सपोर्टिव जो ऑर्गन्स हैं तो उनमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन या उनके जो फंक्शन है उनको सपोर्ट करने का कारण और ये करती है, काम कौन करती है? प्राणवायु। तो ये हो गई प्राणवायु का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है उदान वायु का। तो उदान वायु कौन सी होती है? जो फेरिंग्स एंड लेरिंग्स में, जो अपना जो ये पार्ट है इसमें जो पाई जाती है, सेकंड पार्ट, तो वो कौन सी है? उदान वायु। इसका स्थान कौन सा आता है? ये ऊपर की ओर गति करती है और उरा प्रदेश में रहती है। जो उरा प्रदेश है, जो लेरिंग्स थोरेक्स वगैरह है, उस प्रदेश में ये उदान वायु रहती है। नासा नाभि एवं गले में विचरण करती है, तो ये रहती है उरा प्रदेश में। और नासा नाभि एवं गले में, नोज अम्बिलिकस और थ्रोट में विचरण करती रहती है। इसका कार्य क्या होता है उदान वायु का? तो उदान वायु का कार्य है बोलना, गाना, प्रयत्न, एफर्ट्स करना, ओज, बल एवं वर्ण को सामान्य बनाए रखना। मतलब जैसे जो नासा में है और गले में रहती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बोलना गाना, जैसे बोलने की इच्छा करना, अंग प्रत्यंगों में गति प्रदान होती है। बोलने में जो भी यहाँ से प्रयत्न करते हैं उन प्रयत्नों को रहती है। ओज, बल एवं वर्ण, जो अपनी स्किन टोन है, कलर है, बल है, ओज है, उसको सामान्य बनाई रहती है। तो ये कौन सी है? उदान वायु। तो उसके बाद ये नॉर्मल से है कि जैसे उदान वायु अगर उसमें विकृति आ गई तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग रोग हो सकते हैं। मतलब यहाँ से जो अपने जत्रुगत जो बोन है, यहाँ से ये जो क्लेविकल बोन है, इससे ऊपर के जो गले के और मुख के जो रोग हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका स्थान है। अगर यहाँ पाई जाने वाली वात विकृत हो गई तो वो रोग अवश्य होंगे। तो ये आप ये आप देख लीजिए वीडियो में, ये जो मैंने अभी बताया, जैसे चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार और वाग्भट के अनुसार उदान वायु है ना, तो उसको क्या बोला उन्होंने और उसके कर्म क्या है, वो ही है। थोड़ा वो डिफरेंस है, आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है समान वायु का। तो समान वायु क्या होती है? समान वायु थर्ड टाइप है वात का, जो एब्डोमिनल वात होती है, जो हमारे आमाशय में पाई जाती है, जो पेट में पाई जाती है, वो होती है समान वायु। तो समान वायु वो अग्नि को बल प्रदान करती है। पाचक अग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि, 13 प्रकार की अग्नि आती है। तो जैसे जो पक्वाशय है तो उसमें जो जठराग्नि, द्रव्यों में जो भूताग्नि होती है और स्रोतों में जो धात्वाग्नि होती है, मतलब इनको जो अग्नि है उनको जो बल प्रदान करती है वो कौन सी है? समान वायु। जैसे श्वेत व स्रोतस, दो स्रोतस एवं अम्बु है, मतलब भोजन या जो अन्न है, स्रोतस में समान वायु स्थित रहती है। यह समान वायु जठराग्नि के पार्श्व में स्थित अग्नि को बल प्रदान करती है। मतलब जैसे जो पक्वाशय है, आमाशय है, इनमें जो जठराग्नि है, तो जठराग्नि के पार्श्व में, मतलब पास में, वहाँ समान वायु का स्थान है और वहाँ ये रहती है प्राकृत अवस्था में। और जो भी जठराग्नि है, धात्वाग्नि है, भूताग्नि है, तो उनमें जो अग्नि है उसको ये बल प्रदान करती है और जठराग्नि और मतलब पाचन क्रिया को तीव्र करती है। ये जो श्लोक है
स्वेद दोषाम्बुवाहिनी स्रोतांसी समधिष्ठित है अंतरग्निश्च पार्श्वस्थ समाग्नि बल प्रद है। ये श्लोक है कि वही कि जो स्वेदवय है, दोषवय और अम्बुवय जो स्रोतस है उनके समधिष्ठित मतलब समान में पार्श्व में स्थित रहती है, और अंतरग्निश्च पार्श्व है और समानो अग्नि बल प्रद है, और जो समान अग्नि है वो बल प्रदान, ये समान वायु है वो अग्नि को बल प्रदान करती है। ये श्लोक है। और इसके बाद ये जनरल जैसे जो समान वायु उसके चरक सुश्रुत और अष्टांग हृदय के अनुसार इनके क्या क्या कर्म है और इनके स्थान कौन कौन से हैं। जैसे चरक ने जो अपन समान वायु है तो उसका कर्म क्या बताया है, जैसे जठराग्नि को बल प्रदान करना, जठराग्नि को बल प्रदान करना ये अपन ने अभी देखा ही इसमें। उसके बाद जो सुश्रुत है तो सुश्रुत ने जठराग्नि के आमाशय पक्वाशय में गति करता है, स्थान ये है। उसके बाद आहार पाचन रस दोष मल मूत्र को पृथक करती है, गुल मतिसार मंदाग्नि आदि रोगों का कारण है। समान वायु ये विकृत होने पर या तो सामान्य अवस्था में क्या करती है, आहार का पाचन करती है, रस दोष मल मूत्र को पृथक करती है। अष्टांग हृदय ने भी स्थान तो लगभग ये माने। उसके बाद इसका कर्म क्या माना है, अन्न को ग्रहण करना, अन्न का पाचन करना, सारे एवं कीट को अलग करना, वही जनरली लगभग सेम इनके कर्म है। बाकी आप सिर्फ एक याद रख सकते हैं चरक या सुश्रुत के। तो आप अगर चरके रख रहे हैं तो आप समान प्राण उदान समान व्यान अपान पांचों के चरक याद रखिए, अष्टांग याद रखिए। ऐसे नहीं कि जैसे समान वायु का चरक का याद रख लिया और अपान वायु का अष्टांग का, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में। तो आप एक याद रख लीजिए, चरक याद रख लीजिए, तो आपकी वो चरक संहिता में और इसमें फिजियोलॉजी दोनों में चल जाएगा। और आप अष्टांग का भी रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है व्यान वायु। देहम व्यापनोति सर्वम तु व्यान है, मतलब व्यान वायु संपूर्ण शरीर में रहता है। अष्टांग हृदय के अनुसार जो हृदय है उसमें इसका प्रमुख स्थान रहता है, बाकी ये व्याप्त संपूर्ण शरीर में रहती है और ये शीघ्र गति करती है। मतलब जो हृदय में रहती है वो हृदय में क्या करती है, जैसे जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से जो अयोटा और जो पल्मोनरी जो आर्टरी हैं उनमें जो ब्लड है, तो ब्लड को फेंकने वाली उनके ब्लड को गति कराने का काम कौन करती है, जो वो होती है व्यान वायु। तो प्रमुख स्थान इसका हृदय होता है, बाकी ये रहती संपूर्ण शरीर में है। तो आप इसका ये जो श्लोक है वो भी व्यान वायु का आप याद कर सकते हैं। ये रहा, तो ये कोटेशन क्या है, व्यानेन रस धातुर ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्र देहे विक्षिप्यते सदा। तो ये चरक चिकित्सा स्थान का श्लोक है, इसका मतलब ये रहा। तो आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि इनका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कर्म याद करने हैं और श्लोक याद करने ही करने हैं। हाँ, आप इसकी थोड़ी थोड़ी ट्रिक बना सकते हैं, बाकी इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको याद करनी है फिजियोलॉजी में। कम से कम आपको वात पित्त कफ के तो श्लोक याद होने ही होने चाहिए। तो बाकी अगर आप इसके श्लोक याद नहीं हो रहे तो आप हिंदी में तो इसको जनरली याद रखना ही रखना है। तो ये वही है जो चरक सुश्रुत और अष्टांग के अनुसार, ये मैंने अलग अलग बुक से लिया है, जो नोट्स बनाने की कोशिश की है तो उसमें ये है एक जगह किया हुआ है। तो जो चरक सुश्रुत और अष्टांग हृदय के अनुसार इसमें दिए हुए हैं जो संपूर्ण स्थान बताया है, अष्टांग हृदय ने इसका प्रमुख स्थान कौन सा बताया है, जो हृदय। बाकी इसके कर्म वही है, व्यान वायु के कारण जैसे शीघ्र गति करने वाला था, गति प्रसारण आक्षेप मतलब संकुचन, और आंखें खोलना ऐसे पलके खोलना बंद करना, जो रस धातु उसका समन, मतलब जो नली गति है ये व्यान वायु के द्वारा होती है। यही है, थोड़े थोड़े अलग है, बाकी मेन तो इनमें लगभग वो सेम है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका ये जो चरक चिकित्सा स्थान का एक और श्लोक है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। ये ज़्यादा उससे ज़्यादा ईजी है, ये क्लास में आपको प्रोफेसर कई बार पढ़ा भी देंगे। देहम व्यापनुति सर्वम तु व्यान शीघ्र गति नृणाम गति प्रसारण क्षेप निमेष आदि क्रिया सदा। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की जो मांसपेशियों में होने वाली जो क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा होती हैं, व्यान वायु का। तो आप ये जो है ना, ये इसको इतना याद मत रखिए, बस आप एक कोटेशन याद रखिए। और जैसे जो व्यान वायु है तो उसमें अगर आपने कोटेशन लिख दिया तो आपके पूरा डन है, आपको हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी इसके अगर हिंदी में लिखने स्थान और गुण आप इतना लिख दीजिए सफिशियंट है, इसकी ज़्यादा आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है एग्जाम में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अपान वायु। तो अपान वायु क्या, ये जो शरीर का अधोभाग है, जो नीचे वाला पार्ट है, तो ये उसमें रहती है। कौन सा पार्ट में, जो पेल्विक रीजन है, यूरिनरी ब्लेडर है, पेनी स्थाई, जो मतलब जो नाभि से नीचे का पार्ट है, तो इसमें ये कौन सी रहती है, अपान वायु। यह जो मल मूत्र शुक्र आर्तव होते हैं, या जो डिलीवरी टाइम जो फिटस है, जो गर्भ है, जो बचा है, तो उसको जो शरीर से बाहर निकालने के लिए, तो ये जो गतियाँ होती हैं किसके द्वारा की जाती हैं, वात वात के द्वारा। तो कौन सी वात के द्वारा, अपान वायु के द्वारा। ये इसका कोटेशन है, सृजत्य आर्तव गर्भिः च युक्ता स्थान स्थिताश्च ते स्वकर्म कुर्वते देहो धार्यते तैर्नाम। यह है चरक चिकित्सा स्थान का अपान वायु के लिए श्लोक।
तो इसमें वही है जो इसके स्थान और ये कर्म। ये तो आप इसके बाद में ये भी जो अलग अलग आचार्यों के अनुसार इसके स्थान और कर्म है, तो ये आप देख लीजिए। बाकी इसमें ऐसा समझाने वाला है नहीं। जनरली जैसे वृषण बस्ती क्या होती है, मेढक क्या होता है, नाभि क्या होती है, उरु, ये आपको जनरली आइडिया है। अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे आप टर्मिनोलॉजी देखते जाओगे तो हो जाओगे। इसके बाद जो अपान वायु है, तो उसके बारे में जनरली बता रखा है कि अपान वायु का जो कार्य क्षेत्र है वो पेल्विक कैविटी होता है, मतलब पेल्विक रीजन होता है जनरली। पेल्विक कैविटी जैसे मूत्राशय हुआ, मलाशय, गर्भाशय और जो टेस्टियन है आदि जो अपने जो ऑर्गन पाए जाते हैं, वहाँ पर ये अपान वायु कार्य करती है। मूत्राशय में मूत्र का संग्रहण संग्रहण कर लिया, उसके बाद ये तो जो जो जनरल टाइम आया, उसके बाद उसका उत्सर्जन करने में मल जो ना फिट जो स्टूल है, तो उसको शरीर से पास करवाने में, और गर्भ धारण करने, और जो जो डिलीवरी टाइम होता है तो उसी टाइम डिलीवरी करवाने, इन सभी का जो ये जो सभी कार्य हैं ये अपान वायु के द्वारा होते हैं। तो आपको बस इसका जनरली आइडिया लग गया। उसके बाद आपको इसके नोट्स को बार बार पढ़ना है, यही इसका एकमात्र उपाय है अगर सीधी बात में बात करूँ तो। बाकी आप वीडियो देखते रहेंगे, उसके ढूंढते रहेंगे, इसको अलग से समझना है तो आपका टाइम निकल जाएगा और एग्जाम टाइम में आपको कुछ याद नहीं रखेगा। आप बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट रखिए और उसको ही बार बार पढ़िए और एग्जाम में लिखिए, तो इससे अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप अलग अलग से बहुत बहुत हर कुछ लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, बहुत पैराग्राफ लिख रहे हैं, जनरली वो एग्जामिनर आपका देखेगा भी नहीं। अगर आपने टू द पॉइंट कोटेशन और टू द पॉइंट नहीं लिखा है, तो एग्जामिनर आपके जो भी आपने लिखा है वो देखेगा नहीं, या तो 1 या 2 नंबर दे देगा या बिल्कुल काट देगा। तो आपको टू द पॉइंट लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे। उसके बाद ये जो इसका जो सार क्रम है ये मैं वीडियो में डाल दूंगा जो पढ़ा है उसका, एक जगह शॉर्ट में, जैसे जो प्राण उदान समान व्यान वायु है, तो इसके जो स्थान और ये उसके जो कर्म है, तो इसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है।